Most welcome. Thank you very much, ma'am. Well, ladies and gentlemen, it's a proud privilege for me to be here with you today, this evening. And I'm very thankful to the Varanasi Institute of History, the all members and the founder director, the emeritus professor, Professor Sinha. Thank you, ma'am, for calling me. Those of you who are joining in due course of time, well, what we'll do is the time allotted is just about 90 minutes for me, and fortunately I have served in the valley, seen the terrorism as a first-hand experience, and this was also one of the subjects of one of the PhDs. I've done 2 of those and written 14 dissertations in all. So probably I would be able to tell you something which probably is not in the public domain in the form of a literature or even talked. Any incident of terrorism in the world, normally what happens is that an incident occurs, people lose their lives, some are injured. Immediately the quick action is taken to retrieve the situation. Thereafter, there is a launch of security forces to apprehend the terrorists. Sometimes they are caught, sometimes they are not. And like this, the whole thing goes into a cold storage. And then the same thing keeps repeating over and over again. Nobody makes an effort to find out what is the cause and how to remove it permanently. But as far as the terrorism, insurgency, etc. is concerned, they say it is a widely known thing all over the world. Wherever it has started, it has never died down. You can name any country, maybe 100 years back, 200 years back, it has never died down. तो आज मेरे ख्याल में आई थिंक मुझे मातृभाषा का प्रयोग करना चाहिए, और आज जो इस विषय पे मैं कोशिश करूंगा कि आपको पहले थोड़ा सा ब्रीफली हम डिस्कस करें कि टेररिज्म है क्या। उसके बाद चूंकि आप सारे हिस्ट्री के स्टूडेंट्स हैं, इंटरेस्टेड हैं हिस्ट्री के अंदर, हम देखेंगे ये टेररिज्म की जो प्रेजेंट फॉर्म है जिसके लिए हम इतना कुछ करते हैं, ये कहाँ से आया, इस दुनिया में कहाँ से आया, कहाँ से पनपा ये सारा। और फिर उसके बाद फिर देखेंगे कि जो टेररिज्म इन J&K स्टेट है, पर्टिकुलर इन इंडिया, इसकी क्या हिस्ट्री है, ये क्यों कैसे आया, कि किसके कहने पे आया। एंड देन फिर हम कोशिश करेंगे आपको बताने की कि प्रेजेंट सिचुएशन क्या चल रही है। टेररिज्म जो लोग करते हैं J&K के अंदर, स्पॉन्सर्ड बाय ISI और ISPR और पाकिस्तान, वो लोग कैसे करते हैं, उनके मोडस ऑपरेंडाई क्या है, उनका जो पैसा है वो किस तरीके से आता है, वेपन्स किस तरीके से आते हैं, टेररिस्ट कैसे आते हैं। और उसके बाद फिर हम लोगों की सिक्योरिटी फोर्सेस का लास्ट सो मेनी ईयर्स, ऑलमोस्ट 30 ईयर्स क्या रवैया रहा। और फिर जब 2019 में एब्रोगेशन ऑफ 370 हुआ और जम्मू कश्मीर एक यूनियन टेरिटरी बन गई, डायरेक्टली कंट्रोल्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, तो उसमें क्या चेंजेस आई। उन चेंजेस के बाद फिर टेररिस्ट ने अपनी क्या स्ट्रैटेजीज चेंज करी और आज क्या पोजीशन है। और फिर एक आधा जो पॉपुलर मेजर विच आई वुड लाइक टू सजेस्ट टू यू ऑल, इसको करें तो शायद हम इस टेररिज्म पे काबू पा सकें। I hope this whole chronological sequence which I have given you has been understood by you all. So this will come in the form of a sequence, in form of a story. तो ताकि अब आपको रहे। उसके बाद मैं कोशिश करूंगा इनको जल्दी खत्म करके आपको थोड़ा समय देने के लिए, ताकि आप मेरे से कुछ क्वेश्चंस कर सकें। अदरवाइज ऑल्सो आई वुड बी पुटिंग माई मोबाइल नंबर इनटू द चैट। आप बाद में भी मेरे साथ डिस्कस करना चाहते हैं एट लेंथ, यू आर मोस्ट वेलकम टू डू। नाउ फर्स्टली लेट्स सी व्हाट द टेररिज्म इज। टेररिज्म का मतलब ये नहीं है कि गन टॉटेड टेररिस्ट आए, गोलियां चलाएं, तो कुछ जान माल का नुकसान करें और भाग जाएं। इसके अलावा भी और बड़े फॉर्म के टेररिज्म होते हैं। व्हेनेवर यू आर अगेंस्ट समथिंग, आप अपने घर में भी कई बार आप अपने पेरेंट्स को टेरराइज करते हैं इन वेरियस फॉर्म्स, एंड वाइस वर्सा। पॉलिटिक्स में करते हैं। पुराने जमाने में राजे महाराजा थे, डिक्टेटर्स थे, फासिस्ट थे, तो उनका भी एक सिस्टम था टेररिज्म का, लोगों को टेरराइज करके रखना। जैसे अभी आपके नॉर्थ कोरिया के राष्ट्रपति हैं किम जोंग उन, अब उन्होंने क्या टेरराइज, पूरी पब्लिक टेरराइज है, नोबडी स्पीक्स अगेंस्ट हिम टू सम एक्सटेंट। आपके चाइना के शी जिनपिंग है, ही आल्सो टेरराइज पीपल, सो दैट इज आल्सो टेररिज्म। नाउ हाउ टू हैंडल दिस एट द स्टेट लेवल। जैसे हमारे भारत में भी अगर आपको पता हो, वी हैव अ स्टेट कॉल्ड तमिलनाडु, कल्चरली वेरी रिच एंड वेरी एडवांस्ड, और ज़बरदस्त उनकी हिस्ट्री है।
परंतु अगर आपको पता हो कि वहाँ पे भी कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, तो वहाँ पे भी वॉइसेस उठती थी, कभी भाषा के अगेंस्ट, कभी वो कहते थे हमें सेपरेट कंट्री होना चाहिए। परंतु जो गवर्नमेंट थी द सेंटर, उन्होंने उसको ठीक तरीके से संभाला, दे वर हैंडल्ड प्रॉपर्ली। उसके बाद अगर आपको याद हो 1967 में कांग्रेस गवर्नमेंट वाज राउटेड इन तमिलनाडु एंड डीएमके केम टू पावर। एंड उसके बाद जब डीएमके ने आया तो उनकी जो वॉइसिंग थी अगेंस्ट द यूनियन फॉर वेरियस इश्यूज वो और श्रिल हो गई, परंतु उनको दबाया नहीं गया। उनको सेंट्रल गवर्नमेंट में जो कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, हालांकि उनकी सत्ता चली गई थी, उन्होंने उसको बड़े मैच्योर तरीके से हैंडल किया और कोशिश की कि वो उनको वॉइस ऑफ ओपिनियन भी दिया जाए, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन भी दिया जाए, उनकी बात भी सुनी जाए, उनको इस लेवल पे ना लाया जाए कि वो बिल्कुल एकदम स्टेट के अगेंस्ट अप एंड आर्म्स खड़े हो जाए। तो ये एक एग्जाम्पल था हैंडल करने का, जो जम्मू कश्मीर में नहीं हुआ। वो मैं अभी आपको क्रोनोलॉजिकल इवेंट्स बताऊंगा। जम्मू कश्मीर में जब ऐसी स्थिति आई थी, जब लोगों ने अगेंस्ट बोलना शुरू किया था, तो उसको दबाने की कोशिश की विद द आर्म्ड रेजिस्टेंस, विच प्रॉबेबली वाज रॉन्ग, क्योंकि ये प्रॉब्लम उस वक्त भी पॉलिटिकल थी, आज भी पॉलिटिकल है, इसका मिलिट्री रेजोल्यूशन नहीं हो सकता। और उसमें क्या फैक्टर्स हैं, बहुत कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है, वो अभी हम डिस्कस करेंगे। देन अभी ये टेररिज्म जो इस दुनिया में आया कहाँ से? अभी इस दुनिया में छुटपुट आपने देखे होंगे, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के पहले जैसे हिटलर आ गए या मुसोलिनी आ गए, इस किस्म के लोग थे। तो उसके बाद भी छुटपुट घटनाएं होती रहती थी, दे वर कंट्रोल्ड। बट वाटरशेड मूवमेंट आती है 1979। 1979 में 3 ऐसे इवेंट्स होते हैं जिन्होंने पूरी दुनिया का टेररिज्म का जो नक्शा था वो बदल दिया, और रादर आई वुड से टेररिज्म को एक इंस्टीट्यूशनलाइज तरीके से शुरू किया ताकि वो उसको जनरेट करना शुरू करे। तो फर्स्ट इंसिडेंट वाज 1979 में जो शाह रजा पहलवी थे, शाह ऑफ ईरान, ही वाज सपोर्टेड बाय द यूनाइटेड स्टेट्स, ही वाज अपरूटेड बाय अ मास अपसर्ज ऑफ रिलीजियस फंडामेंटलिस्ट। तो उस वक्त उन्होंने उनको उखाड़ फेंका और बहुत सारा, यानी कि पहलवी के अगेंस्ट, अमेरिकन के अगेंस्ट बहुत ज़बरदस्त एक्टिविटीज़ करनी शुरू की, जो आर्म भी थी और अदरवाइज बहुत रोष था लोगों में, और वो सारे सड़कों पे आ गए थे। और उस वक्त अगर आपको याद हो, यूनाइटेड स्टेट की एम्बेसी का सीज भी हुआ था और वो काफ़ी देर चला। तो इससे एक ऑर्गेनाइजेशन बननी शुरू होगी जिन्होंने इंस्टीट्यूशनलाइज तरीके से लोगों को तैयार करना शुरू कर दिया, उनको वेपन्स दिए, उनको सपोर्ट दी कि आप जाइए और हमारा ये कॉज जो है ख़त्म करिए। और जब वो कॉज ख़त्म हो गया तो अब इन लोगों को जो फ्री बैठे थे, ट्रेंड लोग थे, इनको क्या करना था? दे वर टू बी यूज्ड इन द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। सेकेंड इवेंट जो हुआ, वहाँ पे मक्का का एक स्टॉर्मिंग हुई। मक्का का जो इस्लामिक मक्का का एक महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल है, वहाँ पे कुछ लोगों ने उस पर, उनके जो क्लेरिक्स थे, उनके ऊपर कब्जा कर दिया, और कब्जा करने की वजह से वहाँ पे भी उनका मक्का का सीज हुआ। ये भी काफ़ी लंबी रोचक कहानी है, किसी और दिन हम बात करेंगे। परंतु उसके बाद हुआ क्या कि सऊदी गवर्नमेंट ने उन लोगों को वहाँ से हटाया, और बदले में जो क्लेरिक्स थे उन्होंने बोला कि आप हमें, हमारा जो वहाबीज़म है, अगर आप हमें मदद नहीं करेंगे तो ऐसे लोग हमारे मक्का में कब्जा करते रहेंगे और इस्लाम ख़त्म हो जाएगा। तो सऊदी अरबिया से जो वहाबीज़म फैला, तो उनके जो हुक्मरान थे उनको बात समझ में आई और उनको लगा कि अगर हमने इस्लाम को ज़िंदा रखना है तो हमको ज़रूर इसको फैलाना है। तो उन्होंने पूरी दुनिया में जो उनके लड़ाके थे, वहाबीज़म के मानने वाले लोग थे, उनको तैयार किया और उनको बोला कि जो इन्फिडेल्स हैं उनको मारिए। तो ये भी एक टेररिस्ट की एक इंस्टीट्यूशनलाइज ट्रेनिंग हो रही थी, और उनकी वर्ल्ड वाइड उनकी जो उनको व्यापक रूप से हिला रहे थे, वो हो रहा। और तीसरा फाइनल इंसिडेंट था कि रशिया का जो अफगानिस्तान पे इन्वेजन हो गया। अब रशिया की, देखिए, रशिया के पास आज भी वार्म वाटर पोर्ट नहीं है, और जहाँ तक अपना ब्लैक सी का सवाल है, ब्लैक सी में अगर वो आता है तो उसको तुर्की के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंस है, बिकॉज अगर उसको बॉस्फोरस स्ट्रेट से निकल के मारामारा सी से आके, डारेंडल स्ट्रेट से आके, एगियन सी के आगे से मेडिटेरेनियन में जाना है, अटलांटिक में, या सुएज कैनाल से, रेड सी से होके इंडियन ओशन में आना है, तो ये 3 चेक पॉइंट्स पे उसको टर्की की सपोर्ट चाहिए, अदरवाइज ही कैन डू, रशियंस कैन डू नथिंग। तो उनको करना था इंडियन ओशन की तरफ मूव, तो इसलिए ऑक्यूपाई करना उन्होंने ठीक समझा कि हम अफगानिस्तान को ऑक्यूपाई करते हैं।
तो अफगानिस्तान की जो ऑक्यूपेशन में क्या हुआ कि पाकिस्तान की मदद मांगी गई, जो लोकल अफगान्स थे, थोड़ा उनका आपस में मिलाप भी था उन दिनों। तो पाकिस्तानियों ने, आईएसआई ने कोशिश पूरी आपने लगाई कि उन्होंने तालिबान को क्रिएट किया। वो तालिबान क्रिएट हुए और फिर उसके बाद रशियंस को काबू भी कर लिया गया। परंतु उसके बाद उन तालिबान का क्या करते हैं, अब चूंकि अब उनकी जो सारी की सारी फोकस था पाकिस्तानी का वो कश्मीर पे था और इस वक्त पंजाब की इंसर्जेंसी भी चल रही थी, तो उनको लग रहा था कि किसी तरीके से वो भी अपनी रोटियां यहाँ सेकें। तो दे वर लुकिंग फॉर अपॉर्चुनिटीज, तो उन्होंने इनको कश्मीर की तरफ डाइवर्ट कर दिया। तो इस तरीके से ये 3 इंसिडेंट्स थे जो एक टेररिस्ट मैन्युफैक्चरिंग मशीन बन गए एक इंस्टीट्यूशनलाइज तरीके से, और वो एक 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 क्या बोलते हैं उसको, डीप स्टेट का हिस्सा बन गए कंट्रीज का, और एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ डिप्लोमेसी बन गए इन द हैंड्स ऑफ सम नेशंस, स्पेशली द डीप स्टेट्स। तो इस तरीके से टेररिज्म वर्ल्ड वाइड फैलना शुरू हुआ और बहुत उसके बाद कई इंसिडेंट्स हुए, अगर आपको मालूम ही है, 9/11 बीइंग द मेजर वन, और हिंदुस्तान में भी बहुत सारे हुए। तो इस तरह से ये टेररिज्म जो था दुनिया भर में फैलता चला गया। अभी हम देखते हैं कि JNK में ये कैसे आया। जहाँ तक JNK का सवाल है, अगर आपको पता हो कि आफ्टर इंडिपेंडेंस हमारा जो 22 अक्टूबर का जो इन्वेजन था पाकिस्तानियों का, सपोर्टेड बाय ब्रिटिश एंड सम पाकिस्तानी आर्मी इरेगुलर्स और अदर्स, तो वो उनके दिमाग में ये था कि कश्मीर हमें चाहिए। और कश्मीर के जो लोग थे, जब तक शेख मोहम्मद अब्दुल्ला थे यहाँ पे, वो पॉपुलर लीडर थे, जब तक उनको अरेस्ट नहीं किया तो कश्मीर के लोग भी शायद इंडिपेंडेंस की बात कभी कभी करते थे, और वो इंडिया के साथ फुली इंटीग्रेटेड नहीं थे। और दिल में एक थोड़ी सी, वो जो बोलते हैं, एक कसक ज़रूर थी प्रो पाकिस्तान एंटी इंडिया। तो इस किस्म का माहौल था। उसके बाद जब उनको अरेस्ट कर लिया गया तो नेहरू साहब ने सारी की सारी जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोग थे उनको कांग्रेस में मिला दिया, कांग्रेस की गवर्नमेंट बना ली। तो थोड़ा बहुत प्रो इंडिया बट सेंटिमेंट जो था वो सिमर कर रहा था। तो इस सिमरिंग सेंटिमेंट के बीच में एक आपके आते हैं JKNLF, ब्रिटेन में थे, वो यूके में 2 जने मिलते हैं, एक हमारे हैं अमानुल्लाह खान और दूसरे हैं मकबूल भट्ट। तो ये बनाते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड 60s में जम्मू कश्मीर नेशनल लिबरेशन फ्रंट, और ये एक किस्म की एक मुहिम चली। पर इसमें भी बाद में इनका आपस में झगड़ा हो गया। अमानुल्लाह खान जो थे वो चाहते थे कि वो कश्मीर जो है वो पाकिस्तान में मिले, और मकबूल भट्ट चाहते थे इंडिपेंडेंस। तो इस तरह से ये भी ऑर्गेनाइजेशन जो थी टूट गई, 2 हिस्सों में बट गई, परंतु थी। और कभी कभी सिलेक्ट मौक़ों के ऊपर ये अपना जो रोष था उसको भी जाहिर करते थे। तो ये चलता रहा। और अगर आपको याद हो 1971 में इन्होंने एक प्लेन को हाईजैक किया था, उसको POJK में लेकर गए थे। अब वो इस प्लेन की जो कहानी है, अब कुछ लोगों का मानना है ये टेररिज्म का स्टार्ट पॉइंट था JNK के अंदर, एक क्या बोलते हैं, परोक्ष रूप से। तो कहते हैं कि ये जो टेररिज्म नहीं था, ये जो इंसिडेंट था हाईजैकिंग का, ये मिसेस गांधी, इंदिरा गांधी, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, उनके कहने पे उन्होंने कराया उससे। अब क्यों कराया? इसलिए क्योंकि रीज़न ये था कि पाकिस्तान, जो ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान जितनी फ्लाइंग होती थी वो ओवर इंडियन एयर स्पेस होती थी, तो उसको बंद करना था। क्योंकि 71 वॉर को जो था तैयारी शुरू हो रही थी, मार्च 71 ऑनवर्ड्स, जब इंडिया ने बोला कि शरणार्थियों का जो लोड है, उनको खाना खिलाना, उनको रखना हमारे से नहीं हो रहा, और ईस्ट पाकिस्तान में पाकिस्तानी आर्मी जीनोसाइड कर रही है और लोग आ रहे हैं, तो उनको कैसे रोका जाए। तो तैयारी शुरू थी, और वो भी पूरी कहानी है अल्टीमेटली जो दिसंबर में जाके हुआ। तो बीच में जब ये हाईजैकिंग का किस्सा होता है तो इंडिया को बहाना मिल जाता है वर्ल्ड स्टेज के ऊपर कि पाकिस्तान को ये बोलने के लिए कि वी विल बी अ बैनिंग ओवर फ्लाइट्स ओवर इंडिया, तो आपको अभी घूम के जाना पड़ेगा। मीन्स उनका जो फ्यूल का रिजर्व था उसके ऊपर एक बहुत ज़बरदस्त मार पड़ती है, ताकि वो लड़ाई लड़ने के लिए उनके पास फ्यूल ना बचे। तो अब ये कहानी है, सही गलत नोबडी नोज, बट दिस इंसिडेंट अकर्ड, और ये ऑर्गेनाइजेशन वाज डेफिनेटली देयर। तो इसके बाद क्या होता है कि व्हाट यू कॉल JKLF अपना चलती रहती है, और अब JNK में फर्स्ट इंसिडेंट दैट टेक्स प्लेस आफ्टर 1979 के बाद होता है 83 के अंदर। 83 में इंडिया की जो वर्ल्ड कप विनिंग टीम है उनका एक मैच होता है श्रीनगर में, जहाँ पे प्रो पाकिस्तान के चीयरिंग ज़्यादा होती है और एंटी इंडिया चीयरिंग भी बहुत ज़्यादा होती है।
तो उससे बहुत टेंशन बन जाती है, क्लैशेस होती हैं और कई दिन वैली के अंदर हड़ताल रहती है, सिचुएशन जो है टेंस रहती है और काफ़ी एंटी इंडिया टेररिज्म के इंसिडेंट्स होते हैं। उसके साथ ही उस वक्त जो उनके चीफ मिनिस्टर थे 83 में शेख मोहम्मद अब्दुल्ला, उनकी डेथ हो चुकी थी। 75 में वो शेख मोहम्मद अकॉर्ड करके आए थे, नेशनल कॉन्फ्रेंस की गवर्नमेंट थी। शेख मोहम्मद अब्दुल्ला की डेथ 1982 में होती है और उनकी जगह उनके बेटे फारूक अब्दुल्ला को उनको चीफ मिनिस्टर बना दिया जाता है। तो जब वहाँ उनको चीफ मिनिस्टर बना दिया जाता है और ये 83 वाले इंसिडेंट्स होते हैं और पता लगता है कि टेररिज्म जो है अभी आपने पैर पसारना शुरू हो गया है, लोगों की क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट शुरू हो गई है। और पाकिस्तान की जो ISI है, जो उनके जनरल थे ज़ियाउल हक, तो उन्होंने 79 में ही उन्होंने एक बोला था कि वी कैन नॉट विन अ कन्वेंशनल वॉर अगेंस्ट इंडिया, क्योंकि वो 48 में, 65 में, 71 में हार चुके थे। तो वी विल गो इन अ अनकन्वेंशनल वे। तो उन्होंने बोला ऑपरेशन टोपैक, दैट वाज गिविंग 1000 कट्स टू इंडिया एंड ब्लीड इट स्लोली सो इट डाइज। तो उस चक्कर में अभी पंजाब की इंसर्जेंसी वो वेन पे थी। ये उन्होंने कश्मीर वाला भी एक पूरा प्लान बनाया और उसको प्लेस में डाला। तो दैट इज़ हाउ द थिंग्स स्टार्टेड ऑफ। जो लोग डिसकंटेंट जिनमें था, सिमर कर रहा था, वो उनको हाथ मिलाया, उनको पैसे दिए, उनको रिलीजन का वास्ता दिया, मनी का दिया, वगैरह वगैरह जो भी किया। फाइनली दिस थिंग स्टार्टेड ऑफ। 83 में मैं बता दूं, सिंस आई बिलोंग टू जम्मू, और जम्मू में मैंने देखा कि जो मुस्लिम थे, पंडित थे, सॉरी नॉट मुस्लिम, पंडित थे या सिख्स थे, वो ऑलरेडी माइग्रेट करना शुरू हो गए थे 83 ऑनवर्ड्स। उसके बाद सिलेक्टिव किलिंग्स भी शुरू हो गई। पहली किलिंग्स मेरे ख्याल में शायद थी AIR ऑल इंडिया रेडियो के डायरेक्टर की, सेकंड थी शायद HMT के डायरेक्टर की, और फिर ऐसे इंसिडेंट सिलेक्टिव जो प्रोमिनेंट कश्मीरी पर्सनालिटीज़ थी उनको चुन के उनकी असैसिनेशन शुरू करी। और फिर फाइनली एयरफोर्स ऑफिसर थे जो सुबह जा रहे थे, जो आपने पिक्चर देखी हुई कश्मीर फाइल्स के अंदर, तो वो वाला इंसिडेंट भी हुआ। तो इस तरह से जो माहौल था वो काफ़ी गर्मा गया था। अभी क्या होता है कि 84 में जब ये इंदिरा गांधी जब जाती हैं वहाँ पे चीफ मिनिस्टर की सपोर्ट करने के लिए, 83 में रादर, तो वहाँ पे एक पब्लिक रैली को जब वो एड्रेस कर रही थी तो वहाँ पे एंटी इंडिया स्लोगनरिंग होती है। तो वो इंदिरा गांधी को पसंद नहीं आती है और वो बोलते हैं चीफ मिनिस्टर को कि आप ये क्यों होने दे रहे हैं। तो उन्होंने बोला सर हम ट्राई करेंगे। फिर उसके बाद एक बड़ी गंदी बात होती है, कुछ दो आदमियों ने मिलकर वहाँ पे कपड़े उतार दिए और अपने प्राइवेट पार्ट्स को एक किस्म का इंदिरा गांधी के सामने उसको फ्लाउट किया। अब इस बात पे मिसेस गांधी बहुत नाराज़ थी और फारूक अब्दुल्ला जो चीफ मिनिस्टर थे वो समझा रहे थे, मैम कोई बात नहीं, ये वन ऑफ इंसिडेंट्स हैं, आप फिक्र नहीं करिए। परंतु जो उनके चमचे थे, अब मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, दे आर नॉट इन दिस वर्ल्ड, उन्होंने जाके मिसेस गांधी को कन्विंस किया कि मैम ये गंदी हरकत आपके लिए, स्पेशली आप ही के लिए करिए, और फारूक अब्दुल्ला ने करवाई। इस पर उनको गुस्सा आ गया और उन्होंने फिर क्या किया कि इसी तरीके से अभी मैंने फारूक अब्दुल्ला की गवर्नमेंट को हमने निकालना है, और उस निकालने के चक्कर में उन्होंने डिफेक्शन कराई, जो भी काम कराया, एंड फाइनली फारूक अब्दुल्ला के ब्रदर लॉ थे गुल शाह, उनको चीफ मिनिस्टर बना दिया। अब ये जो गुल शाह चीफ मिनिस्टर बने, ये बिल्कुल इनएप्ट, इनकॉम्पिटेंट थे, इनके हाथ में कुछ नहीं था। और चूंकि ये फारूक अब्दुल्ला के ये ब्रदर लॉ भी थे, उनकी आपस में बनती भी नहीं थी। तो जो पूरी की पूरी नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो फारूक अब्दुल्ला फैक्शन थी, जो उनके सपोर्टर्स थे, वो भी एंटी इंडिया एक्टिविटीज़, एंटी गवर्नमेंट एक्टिविटीज़, एंटी गुल शाह एक्टिविटीज़ करने लगे। तो इस तरह से ये माहौल काफ़ी गर्मा दिया। और एक सिचुएशन ये आई कि वहाँ पे मेजर लेवल पे जब बाबरी मस्जिद का इंसिडेंट होता है तो अनंतनाग में राइट्स होते हैं। इनफैक्ट दोज राइट्स वर सो सिवियर कि सेंट्रल गवर्नमेंट में उस वक्त मेरे शायद राजीव गांधी साहब थे, उन्होंने लिया कि इस गवर्नमेंट को हमने बर्खास्त करना है। तो उन्होंने गवर्नर भेजा जगमोहन साहब को और गवर्नमेंट को बर्खास्त कर दिया। अब ये जो सारे इवेंट्स बनते जा रहे हैं, दिल्ली से कंट्रोल हो रहे हैं, लोकल जो मासेस हैं, जो पॉपुलर लोग हैं, वो समझ रहे हैं कि ये सारी की सारी गेम जो है ये न्यू दिल्ली खेल रही है। उनको लग रहा है कि उनके जो डेमोक्रेटिक राइट्स हैं वो बिल्कुल नहीं है, उनके हाथ में कुछ नहीं है। तो ये डिसकंटेंट जो था सिमर होता जा रहा है। इस डिसकंटेंट को देखते हुए जब 1987 की इलेक्शंस आती हैं तो उस समय
एक बड़ी छोटी सी पार्टी थी जमात इस्लामी, जिसका कोई ज़्यादा वजूद था नहीं, बट वो इस्लामिक इन नेचर थी और फंडामेंटलिस्ट भी एक्सट्रीम तो नहीं थे बट मॉडरेट थे, बट नेवरदलेस दे वांटेड टू जॉइन द इलेक्टोरल प्रोसेस एंड कम देयर एज ए दिस थिंग। पर वहाँ पे अभी ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो गुपचुप चल रही थी फारूक अब्दुल्ला के साथ, किसी तरीके से फारूक अब्दुल्ला को फिर वापस लाना था राजीव गांधी ने, यानी कि ये सीसॉ बैटल थी, कभी उनको गिराना है कभी लाना है। तो गेम इस तरीके से खुल के आई कि लोगों को लगा कि हमारा तो यहाँ कोई रोल ही नहीं है, ये डिसाइड करते हैं कि किसको हमने लाना है किसको निकालना है। तो ये एक बड़ा खुल के आया। तो ये जमात इस्लामी के कुछ लोगों ने इलेक्शन लड़ने का फैसला किया, परंतु उस इलेक्शन में इतनी ज़बरदस्त रिगिंग करी गई टुवर्ड्स मेकिंग श्योर दैट फारूक अब्दुल्ला बिकम्स द चीफ मिनिस्टर अगेन, सपोर्टेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ द कांग्रेस, कि ये सारे के सारे जमात इस्लामी के लोग थे, वो जो थे जैसे यासिन मलिक की टाइप्स के, ये सब ने सोचा कि अब हम लोग यहाँ है नहीं। तो ये भी आफ्टर लूजिंग द इलेक्शन ये भी अप इन आर्म्स आ गए इनके अगेंस्ट, ये भी अपनी तंजीमें बनाने लगे, ट्रेनिंग करने लगे। ट्रेनिंग के लिए POJK में लोगों को भेजना, वहाँ पे ISI ने ट्रेनिंग कैंप्स ऑलरेडी सेलेक्ट कर रखे थे, और उस वक्त जो हमारा लाइन ऑफ कंट्रोल है, बॉर्डर है, वो भी काफ़ी पोरस था, मतलब वहाँ इतनी आर्मी डिप्लॉयड नहीं थी, ना कोई वहाँ पे कोई फेंसिंग थी, कुछ नहीं था। तो एज ए रिजल्ट ये फ्री फॉर ऑल हो गया कि कोई भी क्रॉस जाए ट्रेन होकर वापस आए। और यहाँ बहुत सारे इंसिडेंट लोग बताते हैं कि लाल चौक के अंदर जहाँ पे मैटाडोर स्टैंड है, पब्लिक बस स्टैंड है, वहाँ पे आवाज़ें लगती थी मुजफ्फराबाद मुजफ्फराबाद। इस तरह से पाकिस्तान के जितने भी POJK के शहर हैं, वहाँ की ट्रेनिंग के लिए लोग बसेस चलने लग पड़ती थी ऑन अ रेगुलर बेस, और फारूक अब्दुल्ला साहब इसके बारे में कुछ नहीं कर पा रहे, और ये सब सिलसिला चलता रहा। अल्टीमेटली क्या होता है, जनवरी 1990 में, आई एम कटिंग शॉर्ट द थिंग्स बिकॉज ऑफ टाइम, जनवरी 1990 में क्या होता है कि वहाँ पे एकदम से पूरी की पूरी स्टेट मशीनरी पैरालाइज हो जाती है। मस्जिदों में नारे लगते हैं, पंडितों को बोलते हैं यहाँ से भाग जाओ, नारे लगते हैं कन्वर्ट, लीव और डाई, यहाँ तो मुसलमान बन जाओ, कन्वर्ट हो जाओ, यहाँ से निकल जाओ, नहीं तो फिर मरने के लिए तैयार हो जाओ। और साथ में बड़े शर्मनाक नारे लगते हैं कि पंडितों को जाने दो, अपनी माँ बहनों बेटियों को हमारे पास छोड़ के जाओ। तो इस तरह की जो गड़बड़ चल रही थी, तो यहाँ पे अगर स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन कोई इसकी कॉग्निजेंस नहीं ले रही है, देयर इज अ इलेक्टेड गवर्नमेंट विच इज ऑफ कोर्स रिग्ड इलेक्टेड गवर्नमेंट ऑफ फारूक अब्दुल्ला, वो इसकी कोई कॉग्निजेंस नहीं ले रहा है, तो यहाँ पे एक फ्री फॉर ऑल मिल गया। और साथ में इस समय पुलिस कहीं पे एक्टिव नहीं है, स्टेट मशीनरी कहीं एक्टिव नहीं है, स्टेट की जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं कहीं कोई बता नहीं रहा, और लोगों को प्रॉपर थ्रेट्स दी जा रही हैं बाय नेम कि निकलो या हम आपको मार देंगे। तो इस किस्म का माहौल चलता रहा। तो तकरीबन 12 जनवरी से देयर वाज नो स्टेट मशीनरी ऑन ग्राउंड। और फिर क्या होता है कि 18 तारीख को फारूक अब्दुल्ला साहब लंदन भाग जाते हैं, और स्टेट गवर्नमेंट जो है और सेंट्रल गवर्नमेंट जो उस वक्त VP सिंह साहब की गवर्नमेंट थी, उनको बताया जाता है कि ऐसे ऐसे हुआ है। तो वो उन्होंने जगमोहन साहब को दोबारा गवर्नर देके बना के भेजते हैं। और जब तक गवर्नर साहब आते हैं, तो अब ये भी बड़ी कंट्रोवर्शियल बात है, मेरी उनसे मुलाकात हुई दिल्ली में IIC में 2 बार, और मैं बड़े चाहता था कुछ सवाल पूछना जो मैं अभी तक नहीं पूछ पाया। तो जब मैंने मन बनाया मैं उनसे क्वेश्चन पूछूंगा जो मैं भी आपको बताने वाला हूँ, अनफॉर्चुनेटली वो दुनिया छोड़ के चले गए थे। तो ये कोई 1 हफ्ते का मुझे मेरा मीट का गड़बड़ हो गया। तो सवाल ये थे कि यदि स्टेट गवर्नमेंट मशीनरी पैरालाइज हो रखी है तो गवर्नमेंट क्या कर रही है? अगर पुलिस वाले आपके साथ कोऑपरेट नहीं कर रहे गवर्नमेंट के साथ, वो मिलिटेंट्स के साथ मिल गए हैं, या लोकल पॉपुलेशन टोटली आपके अगेंस्ट हो गई है, और तो आपने क्या एक्शन लिया? आपकी इंटेलिजेंस एजेंसीज आपको क्या बता रही हैं कि कौन यहाँ पे कौन सी तंजीम है, कौन यहाँ पे अनरेस्ट फैला रहा है, कौन टेररिज्म फैला रहा है, कौन स्टेट मशीनरी को क्रिपल कर रहा है, कौन किलिंग्स कर रहा है, और ये सब पाकिस्तान की सपोर्ट के साथ हो रही हैं, वहाँ के टेररिस्ट के आने से हो रही हैं। तो आपको पता नहीं चला? ये कैसे हो सकता है? अब कहते हैं कि जगमोहन साहब जिस दिन आए उस दिन वो उसके एक दिन पहले फारूक अब्दुल्ला साहब भाग चुके थे, और जगमोहन साहब दूसरे दिन पहुँचे, तब तक ये एग्जॉडस हो चुका था। अब उस रात को गाड़ियाँ लेकर के सब लोग भागे हैं जम्मू की तरफ, पंजाब की तरफ जो आए हैं, वो कैसे आए हैं? हु प्रोवाइडेड देम द स्टेट ट्रांसपोर्ट? कहते हैं जी गवर्नर साहब ने भगाया।
पर गवर्नर साहब तो थे ही नहीं वहाँ पे एज पर देयर वर्जन। तो फिर किसने करा? चलो अगर गवर्नर साहब वहाँ थे तो मेरा पहला सवाल था कि सर आपने उनको अगर भागना था या भगाना था तो उनको करके आपके पास कश्मीर में काफ़ी मिलिट्री कंटोनमेंट्स हैं, उनको टेम्पररी कैंप्स मिलिट्री कंटोनमेंट्स में लगते हैं। कैंप जम्मू में लगाने की क्या ज़रूरत थी, यहाँ जंगराव में लगाने की क्या ज़रूरत थी, यहाँ पंजाब में लगाने की क्या ज़रूरत थी? तो इसका सवाल चाहिए उनको। वहाँ से अगर उनकी जान ही बचानी थी तो जान उनकी बचती कैंटोनमेंट्स में रहते अंदर, विच आर वेल फोर्टिफाइड प्रोटेक्टेड कैंटोनमेंट्स, और वहाँ उनकी जान की रक्षा होती। और जब सिचुएशन 5-10 दिन के बाद स्टेबल होती तो दे वुड हैव गॉन बैक टू देयर होम्स। दैट वाज वन। सेकंड सवाल मैंने उनको पूछना था कि सिविल एडमिनिस्ट्रेशन देयर इज समथिंग कॉल्ड, आर्मी में एक होता है एड टू सिविल अथॉरिटीज। ये भी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है कि आर्मी जो एक्सटर्नल थ्रेट के लिए बनी हुई है, अगर इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन को कोई प्रॉब्लम आ जाती है और उनकी पुलिस की जो फोर्स है वो फेल हो जाती है तो दे कैन कॉल दी आर्मी फॉर हेल्प। अब कॉलिंग दी आर्मी फॉर हेल्प जो है हिंदुस्तान में बाकी कंट्रीज की तरह नहीं है कि आर्मी को इशारा करेंगे तो वो दंदनाती गोलियां चलाती हुई भूनती भानती लोगों को मारती आ जाएगी। नो, ये एक प्रॉपर प्रोसीजर है जिसमें डिप्टी कमिश्नर ऑफ द स्टेट और डिस्ट्रिक्ट इज सपोज टू रिक्विजिशन दी आर्मी, उसका पूरा लिखा प्रोसीजर है। उसके बाद जहां भी आर्मी जाएगी फ्लैग मार्च करेगी या अगर कहीं पे गोली चलाने की जरूरत पड़ती है तो आर्मी का जो भी कॉलम कमांडर होएगा वो प्रॉपर रिटन पर लेटर लेगा डीसी से, विल बी प्रेजेंट दे, उसकी प्रेजेंस में ही गोली चलेगी, उसकी रिटन सिग्नेचर के बाद गोली चलेगी अगर किसी पे गोली चलानी। और गोली चलानी है तो वो आपने अगर प्रोटेस्टर्स हैं तो उनके पाँव में मारनी। ये सारी चीज़ें वेल डॉक्यूमेंटेड और ये हर साल हर यूनिट को इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है। जैसे श्रीनगर में 31 सबेरिया है, उसके अंदर जो यूनिट थी उनको सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैं भी उस यूनिट का पार्ट रहा हूँ, तो हर एरिया बांटा हुआ है कि हर एक आपकी टुकड़ी की ये एरिया आपका है, ये एरिया आपका है। तो वहाँ पे जब आपको रिक्विजिशन किया जाएगा तो आप वहाँ जा करके सिचुएशन को कंट्रोल करेंगे और मिनिमम यूज का फोर्स करेंगे, मिनिमम फोर्स का यूज करेंगे। और अगर गोली चलानी है तो पैर में चलाएंगे और वो भी डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के रिटन ऑर्डर पे उसकी प्रेजेंस में चलाएंगे। तो ये प्रोसीजर्स हर साल प्रैक्टिस होते हैं। तो ये रिक्विजिशनिंग क्यों नहीं की? तो मुझे बोला गया कि रिक्विजिशन इसलिए क्यों नहीं की क्योंकि वहाँ पर डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर था ही, डिप्टी कमिश्नर था ही नहीं, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन थी नहीं। तो अगर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन नहीं थी, वो भी चलो मास्टर्स के साथ मिल गए, लोकल पॉपुलेशन, क्योंकि लोकल पॉपुलेशन को ये विश्वास दिला दिया गया था कि देखिए इंडिपेंडेंस इज अराउंड द कॉर्नर, बस आज आप अगले 2 दिन के बाद आप इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, हमारा अपना यहाँ निज़ाम होगा, जो एक गलत सिखाया गया था। तो अगर वो बात थी भी तो जो डिप्टी कमिश्नर जनरली IAS ऑफिसर्स होते हैं जो J&K के लोकल नहीं हैं, तो उन्होंने क्यों नहीं एक्टिविटी की? कोई तो IAS रैंक का होगा जो नॉन लोकल होगा, उन्होंने क्यों नहीं एक्टिविटी करी? आर्मी को क्यों नहीं बुलाया? ओके, ये भी मैं छोड़ो, मान लो वो भी नहीं है, तो व्हाई डिड आर्मी नॉट टेक सुओ मोटो एक्शन? हालांकि आर्मी के प्रोविजन में कहीं नहीं है सुओ मोटो एक्शन लेना, उसको तभी जाना है जब उसको बुलाया जाएगा। तो होम मिनिस्टर या कोई दूसरे ये क्यों नहीं आए? इन्होंने क्यों नहीं बोला कि भाई करना है हमने? तो मेरे जो रिसर्च हुआ था, तो मेरे एक जो थे 15 कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल होते हैं, वो कहते हैं हमने जी सदर्न नॉर्दर्न कमांड को पूछा था कि हम एक्शन करें, और नॉर्दर्न कमांड ने प्राइम मिनिस्टर या होम मिनिस्टर को, डिफेंस मिनिस्टर को बोला कि बताइए हम एक्शन करें। तो उन्होंने बोला, VP सिंह गवर्नमेंट ने बोला नहीं आप कुछ नहीं करिएगा, हम अपने आप संभाल लेंगे। तो ये कुछ प्रश्न है जो समझ में नहीं आती। वो 1990 का जो मैसेकर हुआ, जीनोसाइड हुआ कश्मीरी पंडित्स का, वो किसके इशारे पे हुआ? क्यों उसको अलाउ किया गया? उसको क्यों नहीं पकड़ा गया? क्या वो जानबूझ के किया गया टेररिज्म को फैलाने के लिए या टेररिज्म को हवा देने के लिए, या उसमें किसी की इनकॉम्पिटेंस थी या किसी की चाल थी? और अगर वो चाल थी तो हमारे जो देश के लोग थे या हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट थी या होम मिनिस्ट्री थी या डिफेंस मिनिस्ट्री थी, तो वो लोग क्यों नहीं इसको काउंटर कर पाए? तो इसके पहले एक छोटा सा इंसिडेंट और भी मेरे दिमाग से निकल गया जो आप लोग जानना चाहेंगे। ये हुआ रूबिया सैयद का अपहरण। इनफैक्ट बोला जाता है कि यही एक स्टार्ट पॉइंट था टेररिज्म का J&K का, और एक्चुअल ऑपरेशन हुआ जो मैंने आपको जनवरी 1990 की बात बता रहा हूँ। तो ये शायद अपना करेक्शन, रूबिया सैयद का अपहरण हुआ जब उनके फादर होम मिनिस्टर थे, सेंट्रल गवर्नमेंट जो मिली जुली सरकार थी, गठबंधन की सरकार थी।
अब बताया जा रहा है कि होम मिनिस्टर की बेटी जो एक मेडिकल इंटर्न थी, वो अपने कॉलेज में जा रही थी, मेडिकल कॉलेज में, तो उसका अपहरण कर दिया गया। और उसको छुड़ाने के लिए उन्होंने मांग की कि हमें 5 टेररिस्ट जो कोट भलवाल जेल में जम्मू में बंद हैं वो छोड़िए। अब ये ओवर द थिंग तो लगता है अच्छा है। अभी सवाल ये है होम मिनिस्टर साहब कि वो अपनी बेटी से ज़्यादा प्यार था, देश से प्यार नहीं था। अगर वो अपनी बेटी को शहीद होने देते देश पे कोई प्रॉब्लम थी। अब असली सवाल क्या है, जब मैं श्रीनगर में जिस यूनिट को कमांड कर रहा था, मेरी फेंसिंग के बाहर एक बिल्डिंग है जहाँ पे रूबिया सईद को रखा गया। तो मैं चूंकि इन चीज़ों में थोड़ा इंटरेस्टेड रहता हूँ, आई वेंट टू दैट हाउस। तो वहाँ पे एक बुजुर्ग महिला थी, तो हमने उनको आंटी बोला, उनके पाँव छुए, हाथ जोड़े, उनको बोला हम आपसे ये पूछने आए हैं कि जब रूबिया सईद यहाँ आई थी, लाई गई थी, तो क्या हुआ। तो खैर लंबी कहानी है। उन्होंने जो ये बोला कि बेटा वो आई, हमने उसको मेहमान की तरह रखा, कोई उसको उसके ऊपर कोई आँच नहीं आने वाली थी, और जो ले भी आए थे वो भी कोई आँच नहीं आना देना चाहते थे। तो इसका मतलब ये भी कोई एक जो आज पीडीपी की गवर्नमेंट है, उनकी बड़ी बहन की, इनकी भी कोई मिली भगत थी कहीं पे उन टेररिस्ट को छुड़वाने की। 5 जो खुंखार टेररिस्ट थे कोट भलवाल जेल से छुड़वाए गए, और आज वो पाकिस्तान में सारे के सारे आपकी जो तंजीमें हैं, जो एंटी इंडिया तंजीमें हैं टेररिस्ट की, वो चला रहे हैं। तो ये एक ये था। फिर उसके बाद आपने बाद में देखा एक हाईजैक भी हुआ, हमारा कांधार प्लेन लिया जाया गया, उसमें भी आपके होम मिनिस्टर गए, 3 टेररिस्ट को, मुल्ला उमर, जरगर और ये अपना क्या नाम, मैं नाम भूल रहा हूँ एक तीसरा, इनको छुड़वाया। तो ये सब जो टेररिज्म के एक्ट्स है, इसमें भी जो हाईजैकिंग में अमृतसर से उसको क्यों उड़ने दिया गया? क्या हमारी सिक्योरिटी इतनी टाइट थी कि टाइमली रिएक्शन क्यों नहीं हुआ? वाई कुड दैट प्लेन फ्लाई फ्रॉम अमृतसर टू दुबई एंड दुबई से बैक टू कांधार? अगर आप जहाँ पे किसी एक जगह पे हाईजैक करके उन्होंने अमृतसर में लैंड किया, तो टाइमली एक्शन क्यों नहीं करी गई? और वो 200 कुछ लोग थे, क्योंकि वो लोग सारे एयरक्राफ्ट ट्रैवलर थे, यानी कि सारे के सारे इन्फ्लुएंशियल लोग थे, तो उनके लिए आपने पूरे देश के लिए कुर्बानी दे दी। 3 टेररिस्ट को छोड़ दिया जो आज टॉप टेररिस्ट है, यूएन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट है और इंडिया के अगेंस्ट काम कर रहे हैं। तो इस किस्म के सवाल जो है बड़े आते हैं। तो अब इंसर्जेंसी फुल ब्लूम पे है, स्टार्ट हो गई है। अब मैं यहाँ पे आपको वही याद दिलाऊंगा कि जब डीएमके गवर्नमेंट आई, उन्होंने भी सेसेशनिस्ट टेंडेंसीज दिखाई ऑन वेरियस इश्यूज, परंतु उनको बड़ा मेच्योरली हैंडल किया गया सेंट्रल गवर्नमेंट। पर यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट ने उनको वैसे नहीं किया। ये अगेन मैं रिपीट करता हूँ, तब भी पॉलिटिकल प्रॉब्लम थी, आज भी पॉलिटिकल प्रॉब्लम। ये सोल्यूशन नहीं था। हाँ, मैं ये मानता हूँ कि टेररिस्ट को पकड़ने के लिए वहाँ सिक्योरिटी फोर्सेज का या एडिशनल डिफेंस फोर्सेज का जाना जरूरी था, परंतु ये एक मेन सोल्यूशन नहीं था। मेन सोल्यूशन was still political, which was not addressed at that time by the governments of the day. और वो पता नहीं आप वीपी सिंह साहब को कैसे प्रधानमंत्री मानते हैं, परंतु ये भी उनका एक फेलियर था। मंडल कमीशन वाला फेलियर तो था ही, और उसके तरह से कहीं थे। और इस किस्म की जो असेसमेंट्स करनी है टेररिज्म को क्या आया, एज ए स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री, अ रिसर्चर, आई वुड लाइक टू टेल यू गाइज कि आप लोग को ये पॉइंट स्टडी करिए कि क्या मजबूरियां थी उनकी उस वक्त। पॉलिटिकल कंपल्शन थी, कोई शॉर्ट टर्म अपना इलेक्टोरल गेन्स थे, या इनकॉम्पिटेंसी थी। तो उसके बाद अगर आप इसको एनालाइज करेंगे तो देन यू विल बी एबल टू फाइंड आउट कि ये टेररिज्म जेएंडके में या एल्सवेयर इन द कंट्री स्टार्ट कैसे हुआ। आज भी देखिए मणिपुर जल रहा है, देयर इज अ टेररिज्म इन फुल ब्लूम फॉर लास्ट 2 मंथ्स। अब उसके क्या रीजन है? अब रीजन अगर आप स्टडी करेंगे तो ये सब शॉर्ट टर्म थिंकिंग है कि मुझे अभी इमीडिएट गोल्स चाहिए, और कंट्री चाहे ओवर द लॉन्ग रन भाड़ में जाए। अब कौन इसके लिए जिम्मेदार है? ये आप लोग एज ए रिसर्चर्स ट्राई टू फाइंड आउट, ट्राई टू सी वे एग्जैक्टली यू कैन रीच। ओके, अभी ये टेररिज्म शुरू हो गया, और उसके बाद फिर ये काइंड ऑफ साइनोसाइडल कर्व, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे। तो जैसे ही नीचे आना है, गवर्नमेंट ने डंका बजाना है कि लुक वी हैव कंट्रोल्ड। उसके बाद फिर से ऊपर जाना है, और फिर जब कोर्ट करना है, आपने एविडेंस देना है, दैट इज इन टर्म्स ऑफ नंबर्स, कि इतने टेररिस्ट मरे थे, इतने टेररिस्ट मरे, इतने वेपन्स पकड़े। अब वो सारी गेम जो थी, यहाँ पे सारा मिलिट्री सोल्यूशन चल रहा था, एंड दिस इज नॉट द सोल्यूशन एट ऑल। नंबर्स ऑफ कितने टेररिस्ट आपने मारे हैं या कितने इंसिडेंट हुए हैं, ये नहीं बताता कि इंसर्जेंसी फुल ब्लूम पे है या बंद हो गई है। इट डजंट मीन दैट वे एट ऑल। एज ए रिसर्चर यू मस्ट सी इसके क्या मतलब है।
इससे नहीं पता चलता है कि आपकी इंसर्जेंसी कंट्रोल में आ रही है। परंतु इलेक्टोरल गेन्स के लिए, शॉर्ट टर्म पॉलिटिकल गेन्स के लिए, अपनी पीठ थपथपाने के लिए गवर्नमेंट इसका सहारा लेती थी। और इसके बड़े काउंटर क्वेश्चन भी उठते हैं वगैरह वगैरह। जैसे अभी J&K में गवर्नमेंट बोल रही है टेररिज्म इज अंडर कंट्रोल, और फिर वो बोल रहे हैं व्हाई आर यू होल्डिंग इलेक्शन अगर टेररिज्म कंट्रोल में है। तो इस किस्म के काउंटर क्वेश्चन आते हैं। तो ये सब चलता रहा। बीच में पाकिस्तान ने इंडिया के साथ चीज़ फायर किया LC के ऊपर अपने, ताकि अपने जितने भी वो टेररिस्ट ग्रुप्स हैं उनको इंडक्ट करना है। तो इंडिया ने फेंसिंग करी, सील किए बॉर्डर। बट परंतु इस इलाके में क्योंकि लॉफ्टी माउंटेन्स हैं, स्ट्रीम्स हैं, फॉरेस्ट हैं, तो इसको सील कर 100% सील करना नामुमकिन है। इवन विद इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स वट एवर यू डू, अगर एक एक बंदा भी चप्पे चप्पे पे खड़ा करेंगे तो भी इसको सील करना नामुमकिन। बट फिर भी किया। तो इस तरह से ये चलता रहा, कभी ऊपर कभी नीचे, और लोग मरते रहे। तो ऐसे ही एक सेमिनार में मैंने कुछ बोला था और लोग मेरे पे बहुत नाराज़ हो गए थे। देखा एक बारी अगर मिलिट्री ही अगर आपने यूज़ करनी है तो एक बारी खुल के यूज़ करो, लेट देयर बी कोलैटरल डैमेज, बी प्रिपेयर्ड फॉर इट। बट उसके बाद आप J&K में इतना पैसा पंप करते हैं, इतने लोग मर रहे हैं, एंड इट इज़ काउंटिंग, डेथ्स आर ऑल्सो काउंटिंग, एंड मनी विच इज फ्लोइंग इन J&K इज ऑल्सो काउंटिंग। तो वी कैन फिनिश इट ऑफ वंस फॉर ऑल एंड रिकन्स्ट्रक्ट द स्टेट वंस ऑल ओवर अगेन। इसको ज़्यादा मैं एलैबोरेट नहीं करूँगा बिकॉज आई गेट लॉट ऑफ गाइज अगेंस्ट मी कि आप आर्मी वाले हो, आपको क्या पता है कि लोगों की संवेदना क्या होती है। जैसे आर्मी वालों को ज़्यादा पता होती है, दैट इज़ बिसाइड्स द पॉइंट। तो इस तरह से हुआ। तो फाइनली अब क्या हो रहा था कि टेररिज्म चल रहा था, गवर्नर रूल लग रहा था, उतर रहा था, कभी स्टेट गवर्नमेंट आती थी नहीं आती थी, कॉम्पिटेंस लेवल वही था। फिर बीच में PDP महबूबा मुफ्ती की गवर्नमेंट आई, उन्होंने खुला दबा के लोगों को हेल्प करनी शुरू करी, टेररिस्ट को हेल्प करनी शुरू की। हालांकि वो कहते थे कि हम नेशनलिस्टिक बातें करते हैं, बट एक्चुअली दे वर प्रोमोटिंग द टेररिज्म। जो भी पुलिस, J&K पुलिस इज अगेन अ वेरी प्रोफेशनल एंड हाईली कॉम्पिटेंट पुलिस फोर्स। इनके जितने काम थे तो वो सारे के सारे इन्होंने निगेट कर देने स्टेट गवर्नमेंट मशीनरी ने, उनको काम नहीं करने दिया। जैसे आर्मी वालों ने टेररिस्ट को पकड़ के लाना, तो एज पर द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस विद इन 24 आवर्स दैट गाय मस्ट बी प्रोड्यूस्ड इन फ्रंट ऑफ द जज, क्योंकि उसकी कस्टडी ली जा सके। तो आर्मी वाले उसको पुलिस को हैंड ओवर करते थे। अब पुलिस यहाँ पैसे लेके उनको छोड़ देती थी, या फिर वो जज के सामने से छूट जाते थे। जजेस मोस्टली लोकल से, उनकी जो लॉयल्टीज़ थी वो, हालांकि वो तो लेते हैं वो जज की, तो लॉयल्टीज़ फिर भी एल्सवेयर थी। तो आर्मी वालों ने पूछा कि ये आदमी हम जान की बाजी लगा करके बार बार पकड़ते हैं और फिर यही बंदा बाहर आके हमारे बंदों को मारता है। फिर आर्मी ने भी एक डिसीजन लिया, इसका भी कोई प्रूफ नहीं है, बट ये सिर्फ मैं बता रहा हूँ आपको। आर्मी ने डिसीजन लिया कि अब इसके बाद हमने किसी को पकड़ना ही नहीं, जो भी टेररिस्ट आया उसको हमने एलिमिनेट करना है। एलिमिनेट करके उसकी बॉडी दबा दो गई, और उसके लिए क्योंकि उसका DNA जो है वो आपके टीथ में होता है, तो जो आपकी बत्तीसी है वो निकाल देनी और बंदे को दबा देनी। तो वो जो था वो काफ़ी हद तक कारगर भी रहा। परंतु इसके लिए एक यूनिफाइड हेडक्वार्टर्स भी बना। तो यूनिफाइड हेडक्वार्टर्स मैं खुद उसमें इन्वॉल्व था। मैंने देखा उस यूनिफाइड हेडक्वार्टर्स की जो वर्किंग थी वो कभी भी इंस्टीट्यूशनलाइज नहीं हो चुकी। और ये जब ये आपका आर्टिकल 370 5 अगस्त 2019 को ख़त्म हुआ है, तो अभी यहाँ पे यूनिफाइड हेडक्वार्टर्स फंक्शन शुरू हुआ है। क्योंकि अभी सारी की सारी जो फंक्शनिंग है वो सारी की सारी दिल्ली से, होम मिनिस्ट्री से डायरेक्ट हो रही है। सिक्योरिटी फोर्सेस का तालमेल काफ़ी बढ़ गया है, चाहे वो नेशनल फोर्सेज हों या इवन स्टेट फोर्सेज हों, इंटेलिजेंस फोर्सेज हों, आर्मी हो, RR हो, सबका सब, रॉ हो, IB हो, सबका जो तालमेल है वो काफ़ी बढ़ गया है। और उससे टेररिज्म काफ़ी कंट्रोल में आया है काफ़ी हद तक। अब चूंकि आपने जो नई स्ट्रैटेजी बनाई आफ्टर 2019, तो आपको सक्सेसेस मिलने लगी हैं टेररिज्म के ऊपर। तो टेररिज्म ने भी अभी अपना जो स्ट्रैटेजी है बदली है। पहले उन्होंने क्या किया कि वैली से निकल के राजौरी पुंछ की तरफ आना शुरू किया, क्योंकि जो लाइन ऑफ कंट्रोल पर राजौरी पुंछ की जो लाइन ऑफ कंट्रोल है, वहाँ पर जो एरिया है वो बहुत ही डेंस फॉरेस्ट, अंडुलेटिंग टेरेन और लॉफ्टी माउंटेन्स, डीप रेवाइंस, गॉजेस। तो वहाँ पे जो इन्फिल्ट्रेशन है रोकना 100% मुश्किल। तो इन्फिल्ट्रेशन जारी रहेगी, वेपन्स जारी रहेंगे इस जगह पे। और यहाँ पे जो ये एरिया था ये हॉटबेड हुआ है। तो इसके पहले भी एक बार यहाँ पे, और यहाँ पे नेचुरल केव्स बहुत हैं जो उनके छिपने का स्थान होता है। और कुछ लोग यहाँ पे रिलीजियस रीजन की वजह से या टेररिज्म की वजह डर के या मॉनिटरी रीजन की वजह से टेररिस्ट का साथ देते हैं।
तो एक एक्सरसाइज सर्वविनाश आर्मी ने पहले भी करी थी और सारी की सारी केव्स को उन्होंने मैप किया सैटेलाइट के साथ, एरियाज को प्लग करने की कोशिश की तो कंट्रोल में आया। और 2019 के बाद जब ये नया स्ट्रैटेजी अपनाई उन्होंने इधर आने की, तो अभी अगेन अगर आपने सुना होगा पहला इंसिडेंट डांगरी इंसिडेंट हुआ था, उसके बाद फिर वो भट्टा दूरियों में वो इंसिडेंट हुआ, फिर उसके बाद अभी कांडी में इंसिडेंट हो रहा है और अभी भी वहाँ ऑपरेशन चल रहा है। और कोशिश यही है कि सारी की सारी हाइड आउट्स, केव्स वगैरह को दबा दिया जाए। तो टेररिस्ट ने फिर अपनी स्ट्रैटेजी बदली। अगली स्ट्रैटेजी क्या थी? अभी देखिए ये भट्टा दूरिया जो हुआ, तो वो जो पकड़े गए लोगों से पता चला है कि वो जो टेररिस्ट थे वो पिछले कम से कम 20 दिन से 22 दिन से उस एक पर्टिकुलर आदमी के घर में रह रहे थे और वहाँ रहकर उसके गेस्ट बन के वो अपनी रेकी करने जाते थे, अपनी कोऑर्डिनेशन करते थे अपने पाकिस्तान के आंखों से। अब इसका मतलब ये है कि लोकल्स जो हैं वो भी यहाँ पे उनका साथ दे रहे हैं। अब सारे लोकल्स नहीं हैं, जो चुनिंदा कुछ राइटिस्ट, मैंने बोला यहाँ वो रिलीजियस रीजन के लिए राइटिस्ट हैं, या फिर वो डर के मारे उनकी बात मानते हैं क्योंकि गन हो तो उनके पास है, या फिर वो पैसों के लालच में उनके लिए काम करते हैं। अब ऐसे लोगों को एलिमिनेट करना है। उसी तरह से वैली के अगर देखें तो डीडीसी इलेक्शन कराए गए ताकि दिखाया गया कि भाई अगर इलेक्शन हो सकती है दैट मीन्स हमने टेररिज्म पे कंट्रोल कर लिया। तो उस इलेक्शन के बाद इन्होंने क्या किया, अपना जो इंस्टेड ऑफ अटैकिंग दी सिक्योरिटी इंस्टॉलेशन या पुलिस या आर्मी वगैरह को टारगेट करने के बजाय इन्होंने जो डीडीसी के चुनिंदा लोग जो इलेक्ट हुए थे उनको मारना शुरू किया ताकि कोई आगे बढ़ के इलेक्शन में हिस्सा ना ले, या अगर बन गया है तो दोबारा उसकी जगह कोई आने की कोशिश न करे। तो ऐसे काफ़ी इंसिडेंट्स हुए, फिर वो भी कंट्रोल में कर लिए गए काफ़ी हद तक। तो फिर उन्होंने जितने जो रेस्ट ऑफ इंडिया के बाकी लोग बाहर से, चाहे वो लेबर क्लास है या मान लो ऑफिसर क्लास है या नौकरी करने आए हैं, गवर्नमेंट की नौकरी है, प्राइवेट नौकरी है या दिहाड़ी लगानी है, लेबर है, डेली लेबर है, तो उनको एक एक चुन चुन के उनको मारना शुरू किया ताकि वो लोग यहाँ पे आने से रेजिस्ट हो। फिर उसके भी कंट्रोल किया गया, क्योंकि और उसमें कंट्रोल मतलब अब हर एक आदमी को पर्सनल सिक्योरिटी नहीं दी जा सकती। सिक्योरिटी हैज़ गॉट टू बी प्रोफिलेक्टिक सिक्योरिटी। तो ये सब स्ट्रैटेजीज जो वो अपना चेंज करते रहे। और इसके पहले जब ये मैंने बताया आपको कि 2017 से पहले जो उनकी मोडस ऑपरेंडी होती थी कि लोगों को पैसा कैसे ट्रांसफ़र करते थे, आपको हैरानी होगी, वैसे तो डिटेल की बात है, नटशल में आपको बताते हैं। इंडिया पाकिस्तान का क्रॉस बॉर्डर ट्रेड था। अब क्या था कि जम्मू से आम एक आदमी पकड़ा गया गांधीनगर एरिया से, वो ट्रेडर था, वो आम बेचते थे पाकिस्तान में। अब आम का एक ट्रक भेजा, मान लो वो एक ट्रक मान लो 1 लाख रुपए का था, तो आपने इन्वॉइसिंग करनी है 10 ट्रक की, तो वहाँ से पेमेंट आनी है 10 लाख, भेजा आपने 1 ही लाख। तो अभी जब भेजा और उसकी इन्वॉइसिंग हुई, प्रॉपर गवर्नमेंट बैंकिंग मैकेनिज्म से पैसा आ रहा है, किसी को मालूम नहीं है, पर ग्राउंड पे ट्रक तो एक ही गया है। अब 9 लाख रुपए इस आदमी के पास एक्स्ट्रा हैं, उसको इंस्ट्रक्शंस हैं कि भैया इसमें से आप 2 लाख आप ले लेना और 7 लाख फलाना आदमी को आपने बांट देना। तो ये पैसे जो हैं ये टेररिस्ट या उनके हैंडलर्स या उनके सिंपथाइजर्स या उनके कोऑर्डिनेटर्स को पूरे जम्मू कश्मीर में फैल गए। इसी तरह से दूसरा क्या एक सिस्टम था, दूसरा सिस्टम था जम्मू कश्मीर जो है, कश्मीर स्पेशली एक बहुत ही टूरिज्म का जगह है, तो यहाँ पे आप एक टूरिज्म एजेंसी चलाइए। अब पैसा आना है अमेरिका से, तो डॉलर्स में आना है, तो वहाँ से कोई आदमी एक ग्रुप बुक करेगा कि भाई 100 आदमी का, 50 आदमी का ग्रुप आ रहा है और उसकी जो कीमत है 10 दिन के लिए, और वो हर एक आदमी पर हेड $1 लाख देगा। तो मान लो 10 लाख डॉलर का एक ग्रुप बुक हो गया, और छोटे प्रिंट में लिखा है इन केस दिस थिंग एवरी होल मनी हैज टू बी पेड इन एडवांस थ्रू द प्रॉपर बैंकिंग चैनल एंड इफ इट इज कैंसल्ड देन नो रिफंड इज अलाउड। तो वो 10 आदमी का $10 लाख की ट्रांसफ़र हो जाती है किसी ट्रैवल एजेंसी के नाम से, और उसके बाद ये कैंसिलेशन कर दी जाती है ड्यू टू अनफोर्सिन इंसिडेंट्स, हम नहीं आ रहे। अब ये $10 लाख वाइट के तरीके से, लीगल तरीके से एक आदमी के पास, एक एजेंसी के पास आ चुका है। अब इनको इंस्ट्रक्शंस हैं, इतना पैसा आपका है, अब सर्विस चार्ज आपके, और बाकी पैसे आप फला आदमी में बांटें। तो ये इस किस्म के उन्होंने तरीके अपनाए हुए थे पैसा ट्रांसफ़र करने के, जो किसी उसमें आते ही नहीं थे कि भाई किसी को शक नहीं हो सकता था कि ये ऐसा हो रहा है। फिर आपने देखा पत्थरबाजी बीच में शुरू हुई, और साथ में जब कोई टेररिस्ट मरता था, बुरहान वानी का अगर आपको केस याद हो, तो मैसिव
फ्यूनरल प्रोटेस्ट थे शुरू होते थे, वहाँ पे औरतें रोती हुई आती थी, रोने वाली अलग से, जैसे रुदाली होती है राजस्थान में, और साथ में प्रोसेशन, उसमें पत्थरबाजी कौन कौन से हैं। तो ये पूरा एक पैकेज था और इस पैकेज की टेंडरिंग होती थी इस्लामाबाद से, और जो लोएस्ट स्टैंडर्ड भरता था श्रीनगर में, उसको ये सारा पैसा पहुंचाया जाता था और हर एक उसको बताया जाता था कि इतने फ्यूनरल प्रोसेशन तुमने फंड करने हैं, उसमें इतनी रुदालियाँ होनी चाहिए, इतने लोग वहाँ पे पत्थर मारने वाले होने चाहिए, और वगैरह वगैरह वगैरह। तो ये किस्म का एक प्रोजेक्ट था विच वॉज एक किस्म का टेंडरिंग प्रोसेस से होता था। तो इस किस्म से ये जो इंसर्जेंसी थी ये फल फूल रही थी। अब इस पैसे का शेयर पॉलिटिशियंस के पास भी जाता था, पुलिस के पास भी जाता था, कुछ जो नोटेबल एकेडमिक स्कॉलर्स हैं उनके पास भी जाता था, जर्नलिस्ट के पास भी जाता था। तो एक पूरी इंडस्ट्री चल रही थी, एवरीबडी वाज थ्राइविंग। और मे बी जो दिल्ली वाले बैठे हुए थे, आई डोंट नो, बट मुझे ये पता है कि जो हुर्रियत कॉन्फ्रेंस बनी थी, या सईद अली शाह जिलानी, गॉड ब्लेस हिज सोल, इज नो मोर नाउ, वो जो इस हुर्रियत को चला रहा था, या इवन यासिन मलिक जो था, इनकी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनकी फंडिंग करती थी। हमारे जो रॉ के चीफ थे ए दुल्लत, उन्होंने खुद खुलासा किया अपनी किताबों में कि हम इनको रखते थे। तो फिर हमने उनको पूछा, सर क्यों रखते थे, वाई वर यू फंडिंग देम व्हेन दे वर एंटी इंडिया? कहते हैं हम उनको इसलिए फंडिंग करते थे कि दे वर एक्टिंग एज अ डबल एजेंट, ताकि हमें पता चलता रहे कि पाकिस्तान अगली क्या हरकत करने वाला है, तो उसके लिए इनको रखना जरूरी है। अब ये आर्गूमेंट वैलिड है नहीं है, एंटी टेररिस्ट है, प्रो इंसर्जेंसी है, प्रो सेपरेटिस्ट है, आई विल नॉट गेट इनटू दैट, बट इफ यू आर अ गुड रिसर्चर यू मस्ट गो इनटू दैट एंड फाइंड आउट। सो दिस इज हाउ थिंग्स हैपेंड ओवर, और इस तरह से ये चलता रहा। और आई डोंट थिंक आई मिस्ड एनी अदर पॉइंट। अभी एक पॉइंट ये मैं कहना चाहूंगा कि इसका सोल्यूशन क्या है। इसका सोल्यूशन जो है मेरे हिसाब से आज की डेट में, अगर सारी की सारी एजेंसीज आर सिंसियर इन कॉम्बैटिंग टेररिज्म इन JNK, पहले टर्म ऑफ रेफरेंस दैट वी अज्यूम इज दैट एवरीबडी इज सिंसियर इन डूइंग दिस। उसमें दो चीज़ें होनी हैं, एक तो डेवलपमेंट चाहिए जो ग्राउंड पे दिखे, जो आज जम्मू कश्मीर में काफ़ी हद तक हो रही है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने बहुत सारा पैसा दिया है जम्मू कश्मीर को। अब ये हमारे जो लोकल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब हैं, अब इन पर डिपेंड करता है कि वो पैसा एक्चुअल में जगह पे लगे और भ्रष्टाचारियों के हाथ में ना जाए। परंतु क्वेश्चन तो लोग LG साहब के ऊपर ही उठाते हैं कि आप क्या कर रहे हैं, आप भी पैसा बना रहे हैं इसमें से। तो अगर ये डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स बनते हैं, और जो कश्मीरी यूथ है, अगर आप मुझे पूछें, दे आर फेड अप, दे आर नॉट विद पाकिस्तान, दे आर नॉट विद इंडिया, दे डोंट वांट बी इंडिपेंडेंट। वो कहते हैं हमें जीने दो यार, सांस लेने दो। अगर हम उनको इंडिया, जो शाइनिंग इंडिया की आज इमेज है, अगर उनको दिखा करके अगर हम उनको कन्विंस कर सकें कि आप देखिए ये आपका फ्यूचर है इंडिया के साथ, तो कोई बात बन सकती है। एक तरीका ये। अब यहाँ मैं एक मज़ेदार बात बताऊँ, एक दिन मैं पाकिस्तानी चैनल के ऊपर था, तो एक कश्मीर की जर्नलिस्ट हैं, बड़ी तेज़ तर्रार जर्नलिस्ट हैं और काफ़ी अच्छी हैं और पूरी प्रो इंडिया हैं। तो जो पाकिस्तान के जर्नलिस्ट हैं, आई थिंक सारा काजमी या समथिंग, जब उनसे वो बोली कि आप कश्मीर में ये करते हो, किलिंग करते हो, दबा के रखा है, डेमोक्रेटिक राइट्स नहीं है, तो उन्होंने एक बड़ा मज़ेदार एक सिमिली बताई, मैं आपको भी बताना चाहूँगा। उन्होंने बोला, देखिए सायरा जी, आप हमारी बात सुनिए, मैं आपको एक कहानी बताती हूँ, आपको समझ आ जाएगी। एक बड़ी सुंदर लड़की है, एंड शी एक लड़का है जो उसको बहुत चाहता है, वो उसको बड़ी उसके ज़रूरत कोशिश करता है वो किसी तरीके से उसकी हो जाए। परंतु ये सुंदर लड़की क्या है, इसके पेरेंट्स उसकी शादी कहीं और कर देते हैं। अब ये अपने हस्बैंड के पास चली जाती है, तो ये जो लड़का है ये दुनिया भर में चीख के चिल्लाता है कि देखिए ये लड़की उसके साथ खुश नहीं है, अपने हस्बैंड के साथ, इसको इसके हस्बैंड से बचाइए, ये खुश नहीं है। दुनिया को कन्विंस करता फिरता है। और लड़की कह रही है नहीं नहीं, मैं अपने हस्बैंड के साथ खुश हूँ। लड़की चिल्लाती है कि मैं खुश हूँ, और वो फिर भी दुनिया को बोलता है कि नहीं देखिए ये हस्बैंड के साथ खुश नहीं है, इसके जो ह्यूमन राइट्स हैं इसके बचाइए। वो कह रही है नहीं मैं खुश हूँ अपने हस्बैंड के साथ, व्हाई डू वांट मी टू बी सेपरेटेड। तो ये सिचुएशन है इंडिया, पाकिस्तान और कश्मीर की। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो ये बात उन्होंने टेलीविजन चैनल पे कही उनके सामने, तो मैं सोचता हूँ इसमें काफ़ी दम है। तो अभी अगर हम इस किस्म की बात अगर बताएं, उनको ये विश्वास दिलाएं कि देखिए अगर आप हमारे साथ इंडिया की जो सक्सेस स्टोरी है आप इसका हिस्सा बनना चाहते हैं, तो आप भी इसका पार्ट बनिए। और मैं ये भी बता दूं आपको,
ये गलत धारणा है पूरे भारत में कि पाकिस्तान कश्मीरी जो हैं वो पाकिस्तानी हैं या एंटी इंडिया। ये सिर्फ एक छोटी सी एक सेक्शन है। आप किसी भी यूथ से बात करिए, यंग बॉय से, हाँ उसके पास कुछ प्रॉब्लम्स हैं, और वो प्रॉब्लम मेरे ख्याल में ऑल ओवर इंडिया है। अगर अनएम्प्लॉयमेंट है, लोगों की गरीबी है, वो बल्कि इंडिया की कई स्टेट से कश्मीरीज आर बेटर ऑफ, तो उसको उस तरीके से पॉलिटिकल तरीके पे टैकल कीजिए ना। आप टैकल करना चाहते हैं मिलिट्री तरीके से, विच इज़ नॉट द करेक्ट वे। और अगर उस वक्त करेक्ट था 1990 में, तो अभी 35 सालों में बहुत कुछ हो गया है। तो अभी उसकी रेलेवेंस इतनी रही नहीं है मिलिट्री सोल्यूशन की। मिलिट्री सोल्यूशन ठीक है, गवर्नमेंट अपने बॉर्डर सील करके रखेगी कि टेररिस्ट अंदर ना आए, पुलिस फोर्स टेररिस्ट को पकड़ेगी, एंड दैट्स इट। इसके अलावा पॉलिटिकल सोल्यूशन चाहिए, विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। और मिलिट्री के लेवल पे भी मैं उनको बोलता हूँ कि देखिए, कल तक आपकी स्ट्रैटेजी थी कि आप एरिया डोमिनेशन करते थे, सर्चेस करते थे, टेररिस्ट को पकड़ते थे। अभी उसको भी आप बंद करिए। वो टेररिस्ट भी स्मार्ट हो गए हैं, उनके पास भी 35 ईयर्स का एक्सपीरियंस है आप लोगों से डील करने का। अभी आपको अपनी इंटेलिजेंस एजेंसीज को सुदृढ़ करना है। इंटेलिजेंस एजेंसीज मतलब आपने जो रॉ है, आपकी आईबी है, या आर्मी की एमआई है, मिलिट्री इंटेलिजेंस, पुलिस की सीआईडी है या एसआईबी है, तो ये सब इनको इनके ऊपर पैसा खर्चिए। जैसे ही अपना ये डांगरी में अटैक हुआ, होम मिनिस्टर साहब पहुंच गए। ये पहली बार हुआ कि राजौरी पुंछ के एरिया में होम मिनिस्टर कभी गए हों। पहले तो मुझे नहीं याद आता कभी गए या कोई मिनिस्टर वहाँ गया हो। तो जाते ही बोला कि हम 18 कंपनियां सीआरपीएफ की और बढ़ा देंगे आपकी सुरक्षा के लिए। तो ये बेवकूफ़ाना सोल्यूशन है। आप और कंपनियां बढ़ाएंगे, वो नाके लगाएंगे, बैरियर्स लगाएंगे, सर्चेज होंगी, तो दुनिया जो लोकल पॉपुलेशन है वो और तंग होगी। वो टेररिस्ट तो कम कंट्रोल में आएंगे, सिविल पॉपुलेशन आपके अगेंस्ट होती जाएगी, एलियनेशन और बढ़ती चली जाएगी। इसकी जगह पे ये पैसा आप खर्चिए इंटेलिजेंस को करने का। ढूंढिए कौन है सिंपथाइजर, कौन है मोल, कौन ड्रोन से पैसा रिसीव कर रहा है, ड्रोन से ड्रग रिसीव कर रहा है, ड्रोन से हथियार रिसीव कर रहा है, उसको एलिमिनेट करिए। उसको भी एड्रेस करने की जरूरत नहीं है। अब अगेन मैं थोड़ा हार्श बात कर रहा हूँ, जैसे मोसाद, सीआईए या इजराइलीज करते हैं, रशियन केजीबी करते हैं, वो आदमी को गायब कर देते हैं। कोई जरूरत नहीं है। जिस दिन जितने भी सिंपथाइजर को 4 को गायब करोगे, अगले 100 बंदे दहशत खाएंगे। वो कहेंगे अगर हमने टेररिस्ट की मदद की तो हमारे को भी गायब कर देंगे। या जो लेडीज हैं, माताएं हैं उनके शहरों की, उनको ब्रेन वॉश करिए कि अपने बच्चों को टेररिस्ट मत बनने दे या टेररिस्ट के सिंपथाइजर मत बनने दो। अगर माता किसी की मदद चाहती है कि मेरा बच्चा ये काम ना करे, तो वो बच्चा कभी वो उसमें सक्सेसफुल नहीं हो सकता। तो माताओं को टारगेट करें, उनकी जो एजुकेशन करें, उनको बताएं कि टेररिस्ट कंट्रोल करने हैं। अगर आपके बच्चे टेररिस्ट बनने की राह पे है तो रोकना आपका काम है। तो इंटेलिजेंस को यहाँ पे सुदृढ़ करिए। और जब ये सारे सिंपथाइजर्स, लोकल्स, ओवरग्राउंड वर्कर्स, अंडरग्राउंड वर्कर्स सब खत्म हो जाएंगे, तो कौन होगा पाकिस्तान की आईएसआई का रिसीव करने के लिए? कौन उनका सिंपथाइजर होगा? कौन उनके इश्यूज को कोऑर्डिनेट करेगा? फिर पाकिस्तान के पास एक ही चारा रह जाएगा, वो होगा मिलिट्री से इन्वेड करना। जो उन्होंने, जैसे मैंने बोला, जनरल जियाउल हक ने ऑपरेशन टोपैक में बोल दिया था कि वी कैन नॉट कंटेन इंडिया इन कन्वेंशनल वॉरफेयर, और वो अपना डंका बजाते रहे कि हम न्यूक्लियर कंट्री है। तो ये सोल्यूशन है। और यहाँ पे एक तो बात और मैं आपको बताऊँ, सिविलियंस जो हैं, हम लोग सिविलियन पॉपुलेशन, कहीं पे इंसिडेंट होता है, हमारा क्या रिएक्शन है? वो कितने मरे, न्यूज़ देख ली और उस 15 मिनट का भूल जाएंगे। भाई साहब, आपको भी इसमें भागीदार बनना है, चाहे वो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, एडमिनिस्ट्रेशन है, इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, आपको भी एज रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स बनना है। क्योंकि कल का जो टेररिस्ट अटैक है वो हो सकता है आपके सामने हो, आपके घर का कोई जा सकता है। अगर आपने मूवी देखी हो वो LLB DS जॉली, उसमें ये डायलॉग है, बड़ा अच्छा बताया है कि कल को कोई अटैक होगा, उसमें आप जा सकते हैं, आपका कोई भाई बंधु जा सकता है। इसलिए आप अलर्ट रहिए। आपको लगता है कोई बंदा सस्पिशियस सर्कमस्टांसेस में मूव कर रहा है, रिपोर्ट कीजिए पुलिस को। आपको लगता है कोई ड्रोन आ रहा है, रिपोर्ट करिए। कोई भी आपको कोई एक्टिविटी ऐसी लगती है जो नॉर्मल नहीं है, उसको आप भी इसका हिस्सेदार बनिए एंड बी पार्ट ऑफ इट। तो तभी जा कर के हम इस टेररिज्म को निकाल पाएंगे और एक पीसफुल लाइफ जी पाएंगे बिना किसी स्ट्रेस। Please like and subscribe.